यस सर, शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग संवैधानिक निकाय भाग 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से अब पढ़ेंगे 1950 से यानी आज़ादी के टाइम के बाद से अब तक का कैसे कैसे संवैधानिक निकाय बना, क्या क्या बना, ठीक है। तो अगर बात करते हैं 1950 की, तो मूल संविधान में एससी एवं एसटी के लिए विशेष अधिकारी थे। वहीं फिर 1978 की बात करें तो एक प्रस्ताव के माध्यम से एससी और एसटी के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और फिर 1987 में क्या हुआ कि एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से गैर संवैधानिक आयोग का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग गठन कर लिया, यानी नाम सिर्फ बदल दिया। फिर 1990 में आया, तो 1990 में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इसके माध्यम से एसटी और एसटी के लिए विशेष यानी बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग यानी संवैधानिक संस्था का गठन हुआ। कब एससी और एसटी आयोग आया? तो 1990 में, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन? तो 65वें संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखना है। और फिर अब ओबीसी की बात करें तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कब? 1993 में, ठीक है। फिर वहीं 2003 में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त आयोग को पृथक कर दी। दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। यानी 1990 में 65वां संविधान संशोधन में दोनों एससी और एसटी का संयुक्त था, और वहीं 2003 में दोनों को अलग अलग आयोग बना दिया गया, एससी का अलग और एसटी का अलग, ठीक है। फिर 2018 में क्या हुआ? तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया, ठीक है। संवैधानिक संस्थाएं अब देखते हैं, यानी एससी और एसटी और ओबीसी की बात करते हैं, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 338, 338A और 338B, ठीक है। तो 338, 338A और 338B, इसमें 338 में क्या है? तो एससी के बारे में है, अनुसूचित जाति के बारे में, और वहीं 338A में अनुसूचित जनजाति के बारे में, और ओबीसी के बारे में है 338B में। अगर इनकी संरचना की बात करें तो अनुसूचित जाति की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की, तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस एसटी आयोग में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, और ओबीसी आयोग में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। अगर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की करें बात, तो राष्ट्रपति द्वारा तीनों में किया जाता है, ठीक है। और सेवा शर्तें और कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर ही निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में जो है, वर्तमान का कार्यकाल 3 वर्ष है, अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। अगर पात्रता की बात करें तो अध्यक्ष की जो है संबंधित लक्षित समूह, मतलब एससी, एसटी तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के प्रख्यात सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के में से नियुक्त किया गया हो, यानी चुना गया हो, ठीक है। और ये दूसरा, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की बात करें तो जिनमें से कम 2 को संबंधित लक्षित समूह के व्यक्तियों से नियुक्त किया गया हो।
और तीसरा कहता है कम से कम एक सदस्य के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया। और चौथा कहता है सभी सदस्य भारत सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी के समान वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करेंगे। सचिव यानी सेक्रेटरी, ठीक है। वेतन और भत्ते सभी सदस्य भारत के सचिव स्तर के पदाधिकारियों के, ठीक है। और नोडल मंत्रालय की अगर बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में आ जाएगा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति में जनजातीय मामला का मंत्रालय, और ओबीसी में सामाजिक न्याय अधिकारिता का मंत्रालय। रक्षित वर्ग की या समुदाय की बात करें तो एससी में अनुसूचित जाति और आंग्ल भारतीय समुदाय, और एसटी में अनुसूचित जाति, और ओबीसी में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन। रिपोर्ट को अगर सौंपने की बात करें तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट के साथ साथ किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारण से संबंधित ज्ञापन को भी संसद समक्ष रखवाता है। अगर शक्तियां की बात करें तो किसी भी मामले की जांच करते समय इनके पास मुकदमे की सुनवाई करने से संबंधित सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती है। जैसे हम अगर देखें तो किसी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना, किसी दस्तावेज को प्रकट तथा पेश करने की उपेक्षा करना, किसी अदालत के या कार्यालय से संबंधित सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्रकट या पेश किया जाना, ये सब इनकी शक्तियां हैं, ठीक है। अगर कार्य को अगर देखें तो पहला ये है कि उनके संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करना। दूसरा, उनके अधिकारियों और रक्षोपाय का वंचन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों का जांच पड़ताल करना। और तीसरा, सामाजिक आर्थिक विकास के विषय पर सलाह देना या संबंधित योजनाओं का निर्माण में भाग लेना, साथ ही केंद्र व राज्यों के अधीन उनके विकास से संबंधित कार्यों का मूल्यांकन करना। और चौथा कहता है उनके रक्षोपाय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघ और राज्य द्वारा किए गए जाने वाले उपायों और संरक्षण, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपाय के बारे में सिफारिश करना, ठीक है। तो अन्य में क्या क्या उपाय आ सकते हैं? तो पहला तो ये वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग जो कि लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने का संबंधी उपाय। दूसरा, खनिज संसाधन, जल संसाधन आदि के मामले में कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के अधिकरण को सुरक्षित रखना। और तीसरा, विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूह के लिए राहत और पुनर्वास उपायों, ठीक है। पुनर्वास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। अगला कहता है, अगला पॉइंट, वनों की रक्षा और सार्वजनिक वनोरोपण करने के लिए जनजातीय समूहों को अधिकतम सहयोग और भागीदारी प्राप्त करवाना। और पांचवा कहता है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना, जो कि पेशा बना था 1996 में, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, त्याग पत्र एवं पद से हटाना की अगर बात करें तो तीनों आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना को पद से हट सकता है, त्याग दे सकता है। दूसरा, अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद दोषी का पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और तीसरा कहता, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटा सकता है। और दिवालिया होना चाहिए, किसी अपराध के लिए कारावास की सज़ा सुनाई जाती हो उसके लिए,
तीसरा राष्ट्रपति की राय या मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण, और चौथा राष्ट्रपति की राय उनसे अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया गया हो जो उसका पद पर बने रहना संबंधित लक्ष्यों के समूह के लिए हानिकारक हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष पदाधिकारी। तो इसका भूमिका की अगर बात करें, पृष्ठभूमि, तो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं क्या? तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों का निर्धारण जो है राज्यवार आधार पर किया जाता है, यानी कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है ये सब, ठीक है, और कहाँ पर अल्प भाषाई लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत उन लोगों का समूह होता है जिसकी मातृभाषा राज्य या राज्य के किसी भाग के बहुसंख्यकों की मातृभाषा से अलग होती है, वही जो कम बोले जाते हैं अपने ही एरिया में, ठीक है। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 55 ने इस संबंध में सिफारिश की थी और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 350B शामिल किया गया। 350B में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। इसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के नियुक्त के रूप में किया जाना चाहिए और केंद्रीय स्तर पर संयुक्त आयुक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और कर्तव्य की अगर बात करें, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, यानी राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता और संबंधित राज्यों के राज्य सरकारों को भेजता है, यानी सरकार को भेजता है। और अगला कहता है संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रदान किए गए और अच्छे उपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।